तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एनजीटी के बारे में बात की थी एंड होपफुली आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस लेक्चर से मिली होगी। आज हम बात करेंगे सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा इस बारे में, और ये भी हम देखेंगे कि सीबीआई और सीवीसी का एक दूसरे से क्या संबंध है, क्योंकि सीबीआई की वर्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी हार्श रिमार्क देता रहा है, काफी तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सीबीआई और सीवीसी कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर पहले अपन हिस्ट्री में चलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा मैं, इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो कैसे रखा गया था। ठीक है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ठीक, उस वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटिश ग्रुप की तरफ से। हम भी उस वर्ल्ड वॉर के एक पार्ट थे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडियन वॉर एंड एक सप्लाई डिपार्टमेंट बनाया था, इंडियन वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसमें जो वॉर के रिगार्डिंग जो भी वेपन्स थे या जो भी उन्हें मटेरियल का रिक्वायरमेंट था, तो वो सब सप्लाई किए जाते थे। लेकिन उसमें कुछ करप्शन ना हो, उसमें घूसखोरी भी बहुत हो रही थी, मिसमैनेजमेंट भी बहुत था। तो उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया था। ध्यान रखना, इसे बोला जाता था एसपीई, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। मतलब इसे कहा जाता है विशेष पुलिस प्रतिस्थापन हिंदी में। तो ये विशेष पुलिस प्रतिस्थापन की स्थापना की थी। ठीक, और इस पुलिस को ये देखना था स्पेशली कि कहीं जो सप्लाई ग्रुप है, जो वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट है, तो वो कहीं उसमें कुछ करप्शन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, पर ये विंग तो बनी रही, ये स्पेशल पुलिस बनी रही। ठीक है, 1946 में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई और इस पुलिस को उन्होंने परमानेंट कर दिया, और इस एक्ट का नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ध्यान रखना, ये मैं टर्म जो यूज कर रहा हूँ ये आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ये एक्चुअली है क्या। इन्होंने उसी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को 1946 में एक एक्ट के थ्रू, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो उस एक्ट के थ्रू उन्होंने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू परमानेंट कर दिया था। मतलब इसको अपन कहेंगे डीएसपीई। ठीक है, और ये काम कर रहा था, कहा गया। ठीक है, उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो यूनियन टेरिटरीज थे बाद में जाके, तो उन यूनियन टेरिटरीज में ये पुलिस सेंट्रल फोर्स के रूप में काम कर रही थी। बाद में स्टेट को भी ये राइट दिया गया कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने स्टेट में भी इस पुलिस की सेवाएं ले सकती है, पर परमिशन उसमें स्टेट गवर्नमेंट की पहले रिक्वायर्ड थी। ठीक है, ये संस्था काम कर रही थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक कांग्रेस के बहुत उस समय के काफी बड़े लीडर थे, कस्तूरीरंगा संथानम। कस्तूरीरंगा संथानम 1961 में गृह मंत्री बनते हैं भारत के लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री के गृह मंत्रालय ने, ध्यान रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी अपॉइंट की थी स्पेशली करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। दैट मींस कमेटी का जो नाम था दैट वाज कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और इस कमेटी का अध्यक्ष उन्होंने किसे बनाया था? कस्तूरीरंगा संथानम को, जिन्हें के संथानम भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये कमेटी कब बनाई गई थी? 1962 में ये गठित की गई थी होम मिनिस्ट्री द्वारा। और कौन थे होम मिनिस्टर उस समय? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी को इन्वेस्टिगेट करना था, या हम यूं कहें कि इस कमेटी को कुछ रिकमेंडेशन देनी थी कि किस तरह से करप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है, आप कुछ सुझाव दो। ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। एक चीज और मैं बता दूं आपको इसके साथ साथ कि जो के संथानम, कस्तूरीरंगा संथानम को मैं शॉर्ट में के संथानम कमेटी बोल रहा हूं, ये के संथानम कमेटी एक्चुअली दो पर्पस के लिए अपॉइंट की गई है। पहले 1962 में ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए है कि भाई आप कुछ रिकमेंडेशन दो, लेकिन यही कमेटी 1965 में, कमेटी एक्चुअली ये नहीं थी, इसके अध्यक्ष यही थे के संथानम। तो के संथानम कमेटी उस समय अपॉइंट की गई थी जो पंचायत के इलेक्शंस हैं उनके संबंध में रिकमेंडेशन देने के लिए। तो के संथानम कमेटी का संबंध एक्चुअली दो अलग अलग चीजों से है। एक तो जो करप्शन है उसे रोकने के संबंध में भी है, और के संथानम कमेटी भारत में पंचायती राज से भी संबंधित है। ये अध्यक्ष वही के संथानम थे। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इस कमेटी ने जो भी ऑब्जर्व किया अपने, जो गए, ये इन्होंने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेट किया चीजों को, करप्शन क्यों है, कैसे से प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन सी एजेंसियां इसके लिए इफेक्टिवली काम कर सकती हैं। तो कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जब गवर्नमेंट को दी, तो उस रिकमेंडेशन के बाद में दो संस्थाएं, दो एजेंसियां अस्तित्व में आई थी। ध्यान रखना, एक थी सीवीसी और दूसरी थी सीबीआई।
ध्यान रखना, सीबीसी और सीबीआई, पहले मैं सीबीआई का थोड़ा सा बता दूं। एक्चुअली कमेटी का कहना यह था कि क्यों ना जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है उसे एक इफेक्टिव संस्था के रूप में और ज्यादा पावरफुल बनाया जाए और उसे करप्शन को रोकने के लिए अच्छे खासे राइट्स दिए जाएं, और इसे रीनेम्ड किया उन्होंने सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ध्यान रखना, यदि कभी क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट किस एजेंसी का नाम है, तो ये रिसेंट एजेंसी जो है सीबीआई, उसका पुराना नाम क्या है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये सीबीआई बना दी गई, ये सीबीआई बनाई गई 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन कर दिया गया। उस समय जरूर ये होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती थी, लेकिन बाद में इसकी जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। ध्यान रखना, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंडर अब काम नहीं करती है। अब ये किस मंत्रालय के अंडर काम करती है, तो ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के अंदर ये काम करती है। ठीक है, इसको लेके मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि थोड़ा सा हमें सीबीआई भी देखना है, अदर एजेंसीज के बारे में भी इस यूनिट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन अभी यहाँ साइड करते हैं। ठीक, लेकिन इसी केस अंथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 11th of Feb, ध्यान रखना 11th of Feb 1964 में एक दूसरी संस्था गठित की गई थी जिसका नाम था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ध्यान रखना, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये 11 फरवरी 1964 को बना था और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था, के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं, सीबीसी उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। देखिए, मैं सीबीआई के बारे में थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करूंगा। सीबीसी उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, ठीक, क्योंकि सीबीसी जब बनाया गया, सीबीसी को जो पावर दी गई थी, तो सीबीसी और सीबीआई में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था कि सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जबकि जो सीबीसी है वो को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, वो एक एडवाइजरी कमीशन है। ध्यान रखना, वो एक एडवाइजरी एजेंसी है। उसका अपना कोई कंपोजिशन ऐसा नहीं है कि उसके पास अपना कोई पुलिस बल हो। एक्चुअली सीबीसी काम कैसे करता है, सीबीसी एक्चुअली काम करता है सीबीआई की मदद से। ये आज जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं उनकी मदद से काम करती है। इसका मतलब सीबीसी एक एडवाइजरी कमीशन है। ध्यान रखना, ये कोई एजेंसी नहीं है जो इन्वेस्टिगेट करती हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी है, सीबीआई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अभी ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि 1997 में एक केस आया, उसके पहले हम बात करें 1993 में जो उस समय के होम सेक्रेटरी थे एन एन बोहरा। मैं कुछ अदर फैक्ट भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। एन बोहरा कमेटी बनी थी, ये उस समय गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे, और इन्हें ये देखना था एक्चुअली कि जो पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, मतलब जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल लोग आते चले जा रहे हैं और उसके कारण जो करप्शन बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में, तो इसके बारे में इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो ये कमेटी एक्चुअली 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। और इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एन बोहरा कमेटी ने जो राजनीति के अंदर अपराधियों का जो प्रवेश था उसको लेकर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में काफी स्ट्रिक्टली कमेंट किया था। ध्यान रखना, कुछ टिप्पणियां की थी। ठीक है, इसके बाद में 1997 तक आते आते ऐसा लगने लगा कि सीबीआई इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस समय वो एक मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा था। ठीक है, सीबीआई की वर्किंग को लेके एक केस आया था, ध्यान रखिएगा, 1997 का। अब आप कहोगे कि पढ़ तो हम सीबीसी रहे हैं, आप सीबीआई के बारे में ज्यादा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसका रीजन है, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक, 1997 में एक विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। ये 97 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की वर्किंग को लेकर काफी हार्श रिमार्क दिए थे, काफी तल्ख टिप्पणियां की थी, और उन्होंने लगभग ये बोल दिया था कि सीबीआई जो पब्लिक करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है या एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, उसे रोकने में सफल नहीं रहा है, वो अपना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाया है। और शायद सुप्रीम कोर्ट ये इंडिकेट करना चाहता था कि शायद सीबीआई पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है, वो वैसी संस्था नहीं है जैसी कि सीबीसी है। तो उन्होंने एक टिप्पणी की कि क्यों ना
सीबीआई की जो वर्किंग है, सीबीआई का जो सुपरिटेंडेंस है, तो वो क्यों ना सीबीआई सीबीसी के अंडर में कर दिया जाए। तो सीबीआई को किसके अंडर में लाके खड़ा कर दिया जाए? सीबीसी के अंदर। मतलब सीबीसी जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो सुपरविजन करे सीबीआई का, और सीबीसी को एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। ये उन्होंने सरकार को एक टाइप से इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश दिए थे, डायरेक्शंस दिए थे। ठीक है, सरकार ने उस पर काम किया। सरकार ने क्या किया कि 1999 में सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई जिसका नाम था सीवीसी ऑर्डिनेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस या अध्यादेश सरकार ने इशू कराया। प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 123 के अंदर कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और उस अध्यादेश के थ्रू सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। लेकिन 2003 में, ध्यान रखना, 2003 में 11 सितंबर को एक एक्ट पास करके प्रेसिडेंट के थ्रू उसे नोटिफाई कराया गया, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए, और भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके थ्रू सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। ध्यान रखना, सीवीसी एक संवैधिक निकाय बनाया गया, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एजेंसी बनाई गई। किसके थ्रू? 2003 में सीवीसी एक्ट के थ्रू, और एक प्रॉपर एजेंसी एग्जिस्ट करती है सीवीसी। अब ध्यान रखना, अब मैं बता रहा हूं थोड़ा सा सीवीसी के बारे में, बाद में अपन डिस्कस करेंगे सीबीआई वर्सेस सीवीसी के बारे में। ठीक है। सीवीसी को तो अभी जो हम सीवीसी पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली उसका चाहे कंपोजिशन की बात करो, कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करो, और उसका पूरा का पूरा जो पावर्स या अथॉरिटीज की बात करो, तो वो सब किससे मिली हुई हैं? उसे वो मिली हैं सीवीसी एक्ट 2003 से। क्या कहा गया? तो अब हम इसे देखते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि एक सीवीसी होगा। सीबीसी होगा तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये सीबीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा, और सीबीसी का एक सेक्रेटरी भी होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक, ये तो मैं दो बेसिक कि उसका एक सेक्रेटरी होगा, बेसिक फैक्ट है ये कि सीबीसी का भी एक सेक्रेटरी होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और सीबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो सीबीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। कंपोजिशन की तरफ चलते हैं हम। बड़ी चीज मैं बता रहा हूं आपको कि सीबीसी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ये किसी मंत्रालय के अंडर में काम नहीं करता है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर रहकर ये काम नहीं करता है। एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, और ये अपनी वर्किंग के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के प्रति। मतलब ये अपनी वर्किंग पार्लियामेंट के सामने ही अपनी रिपोर्ट रखेगा प्रेसिडेंट के माध्यम से, क्योंकि हर साल अपनी रिपोर्ट बनाता है ये प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट उसे कहाँ इंट्रोड्यूस कराएगा? तो वो पार्लियामेंट में कराएगा, ये हम देखेंगे। तो किसी मंत्रालय के अंडर में काम नहीं कर रहा है सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कंपोजिशन की तरफ यदि हम जाएं तो ये 3 सदस्यीय एक बॉडी होती है, अधिकतम 3 सदस्यीय बॉडी। हम 3 सदस्यीय ना कहें, हम कहें अधिकतम 3 सदस्यीय बॉडी, एक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो सीबीसी के अंदर एक सीबीसी होता है, एक अध्यक्ष होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब यहां पर ध्यान रखना, सीबीसी एक संस्था का भी नाम है, सीबीसी उसका जो हेड है, जो उसका सबसे बड़ा ऑफिस है, उसका भी नाम है सेंट्रल चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है, ये इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके अलावा मैक्सिमम दो जो है उसके सतर्कता आयुक्त होते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 कमिश्नर्स होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर जिसे कहा जाता है। अदर टर्म यूज नहीं होता इसमें, 2 विजिलेंस कमिश्नर। पर ध्यान रखना, यहाँ पे टर्म कौन सी यूज की गई है? नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि एक भी हो सकता है। जैसे अभी रिसेंट की हम बात करें तो शायद मुझे जहां तक ध्यान है केवल एक विजिलेंस कमिश्नर है अभी, जबकि एक सीबीसी है। अभी जो रिसेंट सीबीसी हैं वो शायद प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, और जो विजिलेंस कमिश्नर हैं एक ही हैं, वो अरविंद कुमार। तो अभी एक ही है, मतलब 2 सदस्यीय बॉडी है। सीधी सीधी बात कि सीबीसी में अधिकतम 3 सदस्य होंगे, जिसमें कंपलसरी एक चेयरमैन होगा जिसे कहा जाएगा चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। 3 सदस्यीय। नियुक्ति कौन करेगा? तो यहां पर पहले देख लेते हैं इनकी जो नियुक्ति है, चाहे वो सीबीसी की बात करें या विजिलेंस कमिश्नर की बात करें, तो इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के माध्यम से होती है। लेकिन प्रेसिडेंट ये नियुक्ति करता है 3 मेंबर्स की एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इस कमेटी में कौन कौन होता है? तो इस कमेटी को प्रिसाइड करेगा, मतलब इसका चेयरमैन होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी का चेयरमैन होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका एक सदस्य होता है। बट यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी भी अपोजिशन पार्टी को
एटलीस्ट 1/10 सीट ऑफ द हाउस उसे मिलना चाहिए। और आपको पता है कि अभी अपोजिशन के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसे 1/10 सीट मिली हो, तो अभी लोकसभा का लीडर नहीं। हालांकि एक चीज और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रोविजन लागू हो कि 1/10 सीट यदि नहीं मिलती हैं तो नेता नहीं होगा विपक्ष का लोकसभा में, हो सकता है, लेकिन इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर चाहे तो 1/10 सीटें ना होने के बाद भी किसी पार्टी के लीडर को लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट कर सकता है, बट अभी हमारे लोकसभा स्पीकर ने ऐसा नहीं किया। पर यदि 1/10 से ज्यादा मिल जाती हैं फिर तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन हो जाता है, ये एक अनिवार्य प्रावधान हो जाता है कि करना ही पड़ेगा। तो अभी नहीं किया है ये, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन ग्रुप होगा उसका जो लीडर होगा उसे आपको लेना पड़ेगा। तो भाई यदि ग्रुप है, यदि कोई पार्टी है, अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि लोकसभा में विपक्ष का नेता किसी अलायंस से नहीं हो सकता। ये हमेशा 1/10 का जो एक प्रोविजन रखा गया है ये एक इंडिविजुअल पार्टी के लिए है, अलायंस में 1/10 काउंट नहीं होगा। पर यहां ध्यान रखना कि यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी अपोजिशन की, जो ग्रुप होगा उसका जो लीडर होगा वो इसमें शामिल होगा यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है। इसका मतलब कि यदि हम रिसेंट बात करें कांग्रेस की, आई थिंक अप्रॉक्स 52 सीट्स हैं, जो 50, अब देख लेना 52 के अराउंड सीट हैं शायद उनकी, 55 चाहिए कम से कम 1/10 के लिए। तो अभी यदि देखें तो लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं विपक्ष के, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता तो नहीं है लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता जरूर हैं, तो उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है। और तीसरा होता है इसके अंदर केंद्रीय गृह मंत्री, ये तीनों रिकमेंड करेंगे। हमने कहा कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कहीं पर कॉमन कंसेंट नहीं बनता है यदि, तो वैसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा डिसीजन बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, मेजॉरिटी बेसिस पर लिया जाएगा। अब यहां पर ये समझना जरूरी है कि क्या कोई क्वालिफिकेशन है इनको सीवीसी या विजिलेंस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। बिल्कुल है, इस एक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन भी सेट कर दिए गए हैं। 2 क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन भी फुलफिल कर देता है यदि कोई कैंडिडेट, तो उसे सीवीसी या वीसी अपॉइंट किया जा सकता है। क्या है क्वालिफिकेशन? तो फर्स्ट वन, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में है या रहा हो, मतलब सीधी सीधी बात, वो आईएएस आईपीएस है या रहा है, या हम कह रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन के अंदर किसी सिविल सर्विस में रहा है, जो सेंट्रल सर्विसेज की जो पोस्ट है उनके अंदर रहा है, या वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर किसी भी सिविल पोस्ट पर रहा है। ध्यान रखना, तो ऐसे किसी व्यक्ति को, बशर्ते उसे कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो भाई उसे पॉलिसी मेकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, विजिलेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यदि इस एक्सपीरियंस के साथ में या तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंबर है या रहा है, दोनों चीजें, रिटायर्ड भी चल जाएगा इसमें, या रहा है। सेकंड थिंग कि वो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल सर्विसेज हैं उसमें रहा है, या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर किसी भी सिविल पोस्ट पर रहा है या है, तो ऐसे व्यक्ति को सीवीसी या वीसी अपॉइंट किया जा सकता है। सेकंड कि यदि ऐसा नहीं है तो और कौन सी हो सकती है क्वालिफिकेशन? तो ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप दूसरी क्वालिफिकेशन फुलफिल कर दो। एंड द सेकंड क्वालिफिकेशन इज दैट कि वो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यदि कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास करके कोई कंपनी बनाई है, कोई प्राधिकरण गठित किया है, या कोई कॉरपोरेशन बनाया है, तो उस कॉरपोरेशन में वो जॉब पर है या रहा है, और साथ ही साथ उसे या तो फाइनेंस का या बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, विजिलेंस का, इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी एक्सपीरियंस है इसके साथ साथ, तो वो भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है इस कंडीशन में कि वो सिविल सर्विसेज का ही मेंबर हो, वो कॉरपोरेशन के अंदर भी कोई सरकारी पद धारण करने वाला व्यक्ति हो सकता है, किसी सरकारी कंपनी के अंदर पद धारण करने वाला व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते उसे फाइनेंस का, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, या जो मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टिगेशन का या विजिलेंस का, इस टाइप का एक्सपीरियंस है। पर यहां पर एक समझने वाली चीज है, यहां पर ध्यान रखना कि ये 3 जो सदस्य अपॉइंट किए जाएंगे, तो इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि इनमें किसी एक योग्यता को, एक क्वालिफिकेशन को होल्ड करने वाले 2 से ज्यादा मेंबर्स अपॉइंट नहीं होंगे। समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज ये 3 मेंबर्स अपॉइंट यदि किए जा रहे हैं तो क्वालिफिकेशन या तो ये होगी या ये होगी, तो किसी एक क्वालिफिकेशन को होल्ड करने वाले 2 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। यहां पर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यदि 3 मेंबर हैं और आपने 2 इस
क्वालिफिकेशन के बेस पर अपॉइंट कर दिए तो तीसरा फिर इस क्वालिफिकेशन के बेस पर होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों मेंबर किसी एक क्वालिफिकेशन के बेस पर अपॉइंट हो जाएं। आपने यदि दो यहां से अपॉइंट कर दिए हैं सेकंड क्वालिफिकेशन से, तो फिर आपको एक कहां से करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वालिफिकेशन होल्ड करने वाले मेंबर को अपॉइंट करना पड़ेगा उस ऑफिस पर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट वन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक है, ये आपने कर दिया। इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका टेन्योर क्या होगा, पहले उसके पहले मैं थोड़ा सा शपथ बता दूं कि ये इन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो जो सीवीसी है या वीसी है उन्हें शपथ दिलाएगा भारत का राष्ट्रपति, और भारत का राष्ट्रपति यदि नहीं है तो जिस भी पर्सन को उसने इस पर्पस के लिए अपॉइंट कर रखा है तो वो व्यक्ति सीवीसी और वीसी को शपथ दिलाएगा। तो सीवीसी और वीसी को शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति, और यदि वो नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। सेकंड थिंग कि कार्यकाल कितना होगा इनका, तो इनका कार्यकाल होगा जिस भी दिन ये अपने ऑफिस में एंटर होते हैं, मतलब पद ग्रहण करने से लेकर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, विच एवर कंप्लीटेड अर्लियर, जो पहले कंप्लीट हो रहा है, तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है जो पहले कंप्लीट हो रहा है। यहां पर एक चीज समझना जरूरी है, ये दोनों के लिए, चाहे वो सीवीसी की बात करूं मैं, चाहे वो विजिलेंस कमिश्नर्स की बात करूं मैं, तो दोनों के लिए कार्यकाल ऐसा है। एक दूसरी चीज कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य अपने उसी पद पर रीअपॉइंट नहीं हो सकते। यहां पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, उसी पद पर रीअपॉइंट नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष का यदि कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो तो फिर अध्यक्ष बन ही नहीं सकता, ठीक, लेकिन यदि सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता एज अ मेंबर, लेकिन वो अपॉइंट हो सकता है एज अ सीवीसी। ध्यान रखना, विजिलेंस कमिश्नर क्या बन सकता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बन सकता है। तो यहां पर अपने उसी पद पर ही अपॉइंट नहीं होगा। अब आपने कहा ठीक है, यदि एक विजिलेंस कमिश्नर है सपोज, और उसका भी टेन्योर हुआ है 3 साल, उसने 3 साल अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और उसी समय चीफ विजिलेंस कमिश्नर रिटायर हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में विजिलेंस कमिश्नर को ही क्या बना दिया गया, सेकंड मेंबर को सीवीसी बना दिया गया। तो क्या ये सीवीसी अब 4 साल के लिए होगा या 65 साल की एज के लिए? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, विजिलेंस कमिश्नर का जो टेन्योर होगा वो सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर का कंबाइंड 4 इयर्स होगा। इसमें ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे वो 3 साल तक विजिलेंस कमिश्नर रहा है और वो सीवीसी बना दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब ये केवल सीवीसी का पद धारण करेगा 1 वर्ष के लिए, भले ही उसकी एज 65 ना हुई हो। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप रिमार्क करना, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को कि यहां पर विजिलेंस कमिश्नर और सीवीसी दोनों के रूप में उसका कार्यकाल 4 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए कोई विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी बन सकता है, ना कि फुल टेन्योर के लिए 4 इयर्स के लिए। ठीक, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद वेतन भत्ते की हम बात करते हैं, तो भाई इनके वेतन भत्ते कितने होते हैं? तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो वेतन होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, उसके सैलरी के बराबर वही सर्विस कंडीशंस किसकी होती हैं? सीवीसी की होती हैं। और जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, तो यूपीएससी के मेंबर्स को जो सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी, वही सर्विस कंडीशंस किसकी होती हैं? विजिलेंस कमिश्नर की होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उनके कार्यकाल के दौरान आप समझ रहे हैं कि उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, संसद नहीं कर सकती। ठीक, वेतन भत्ते हो गए। इसके बाद में प्रतिवेदन, तो ये मैंने बताया था कि जो भी एनुअल उनकी वर्किंग होती है, जो भी वो फंक्शंस करते हैं, उनकी एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है और विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट फिर इसे कहां पर रखाएगा? इसे इंट्रोड्यूस कराएगा, इनिशिएट कराएगा इन पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगा। अब यहां पर हम कहें रिमूवल ऑफ द ऑफिस, चाहे वो ऑफिस सीवीसी का हो चाहे वीसी का हो, तो पद विमुक्ति कैसे हो सकती है? पद विमुक्ति कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी हो सकती है। कैसे? एक तो हमने कहा कि डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी मतलब स्वैच्छिक है कि जब चाहे सीवीसी या वीसी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। ध्यान रखना, ये रेजिग्नेशन किसे देता है? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इसे अपॉइंट कर रहा है। ठीक, तो ये कभी भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट इन्हें हटा भी सकता है। इनका टेन्योर कंप्लीट होने के पहले प्रेसिडेंट इसे हटा सकता है। कैसे हटाएगा वो? तो वो हटाएगा 2 ग्राउंड के बेसिस पर। ग्राउंड कौन कौन से हैं? तो इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अक्षमता
और साबित कदाचार या कदाचार जिसे कहते हैं। तो अक्षमता और कदाचार के एलिगेशंस यदि इनके ऊपर लगते हैं तो इन्हें हटा सकता है प्रेसिडेंट, पर बिफोर दैट ये चीज ध्यान रखना है, जो प्रेसिडेंट है वो उसकी को इंक्वायर कराएगा, जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनको इन्वेस्टिगेट कराएगा थ्रू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी एक कमेटी बनाएगा और जो भी रूल्स प्रोसीडिंग्स हैं आर्टिकल 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की पावर है, वहां पर ध्यान रखना। तो जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जांच कमेटी पहले लगाए गए आरोपों पर अपना रिपोर्ट देगी प्रेसिडेंट को। उस रिपोर्ट के बेस पर प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें समय के पूर्व भी अपने पद से हटा सकता है। अब यहाँ पर जहां तक बात की गई है कि भाई अक्षमता कदाचार का अर्थ क्या है, तो यदि वो मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो सहभागी हो गया, सहभागी मतलब उसने पार्टिसिपेट कर लिया हो, या वो किसी लाभ का हिस्सेदार हो गया है, या वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, या ध्यान रखना कार्य के उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ या सुविधाएं निजी कंपनियों की तरह ही प्राप्त कर रहा है, मतलब सीधा सीधा कि वो गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी टाइप से इन्वॉल्व होता है तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन और भी आधार हैं हटाने के, तो ये तो हमने कॉमनली लगभग सभी कमीशंस के रिगार्डिंग पढ़े हैं। फर्स्ट वन है कि वह इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवालिया घोषित हो गया हो, यदि हम कह रहे हैं कि मानसिक या शारीरिक रूप से वो अपना पद के कर्तव्य का निर्वहन करने में अक्षम हो गया हो, मतलब मेंटली एंड फिजिकली वो अनसाउंड हो जाता है यदि। इसके अलावा यदि वो किसी दूसरे लाभ के पद को, आर्थिक लाभ के पद को धारण करता है, कोई ऐसा पद जिसमें उसे कुछ पेमेंट मिल रहा है, कुछ सैलरी मिल रही है, तो ये भी एक ग्राउंड बनेगा। वो अपने कार्य क्षेत्र के बाहर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी दूसरे लाभ के पद को धारण कर लेता है, तब भी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। नैतिक दृष्टि से यदि केंद्र सरकार के ओपिनियन में वो चरित्रहीन साबित हो जाता है तो वहां पर भी हटा सकता है सरकार। तो ये अलग अलग रीजन है जिनके बेसिस पर यदि सुप्रीम जो प्रेसिडेंट चाहे तो वो हटा सकता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों को। ध्यान रखना, जिसमें सीवीसी भी है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी है और विजिलेंस कमिश्नर्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो करता क्या है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के काम जो है, तो सबसे पहला देखिएगा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण का अधीक्षण करना। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये 1946 में बना था और उसी एक्ट के थ्रू ये अपनी पावर को होल्ड करता है। तो सीधी सीधी बात, इसका नया नाम है सीबीआई। तो ये सीबीआई के कामों का सुपरविजन करेगा। और ये मैंने बताया था कि विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद में सरकार ने यही किया है कि सीबीआई के सुपरविजन का काम सीवीसी को सौंप दिया गया। अभी जो लोग करंट अफेयर्स को बड़े अच्छे से वॉच करते हैं, देखते हैं, उस पर नजर रखते हैं, तो आपने अभी देखा होगा कि 2 साल पहले एक मैटर आ गया था जिसमें सीबीआई के एक डायरेक्टर थे आलोक वर्मा। तो आलोक वर्मा को सरकार ने सस्पेंड करके उनकी जगह पर नागेश्वर राव को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया था। ये डायरेक्टर होते हैं सीबीआई में, और उन पर जो आरोप लगे थे तो उनकी जांच सीवीसी के थ्रू कराई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें बोला था कि हाँ भाई, सीवीसी जो है वो सीबीआई के कार्य प्रणाली का, फंक्शनिंग का सुपरविजन कर सकता है। इवन सीबीआई में यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो सीबीसी उस पर अपना काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सीधी सीधी बात कि जो सीबीआई है, जिसे पहले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन कहा जाता था, तो उसके कार्यों का अधीक्षण करता है। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है 1988 का, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसमें लोक सेवकों पर करप्शन के जो चार्जेस लगते हैं तो उस संबंध में ये जांच कर सकता है। ध्यान रखना, ये खुद जांच नहीं करता। मैंने बार बार बोला कि सीवीसी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये केवल एक एडवाइजरी एजेंसी है। दैट मीन्स यदि कोई एलिगेशन लगता है तो ये जांच कराएगा या तो सीबीआई के थ्रू या उसी डिपार्टमेंट के अंदर जो विजिलेंस ऑफिसर्स होंगे उनके थ्रू। ये खुद नहीं करता है जांच, तो ये उनकी जांच कराएगा। और जो दंड प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी, उसके अधीन जो भी इसे पावर दी गई है, जो आरोप जिन भी सेक्शंस में इसे पावर मिली हुई है, तो उन दायित्वों का ये निर्वहन करेगा। इसके अलावा ये फिर से सीबीआई की धारा 4, जो सीबीआई एक्चुअली सीबीआई को पावर मिली है किससे, ये मिली हुई है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। तो इसमें जो सीबीसी को दायित्व सौंपे गए हैं कि वो दायित्व दिए गए हैं तो उनका निर्वहन करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो भी इसे जांच काम सौंपा है, कोई भी हम कह रहे हैं केंद्र सरकार के अंदर कोई निगम है, कॉरपोरेशन है, कोई पीएसयू है, या कहीं भी कुछ भी करप्शन जैसे मैटर हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है सीबीसी से, तो सीबीसी ऐसे काम करेगा। इसके अलावा
वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो मैंने बताया था कि उसके तहत जो लोक सेवक है तो लोक सेवक के ऊपर भी ये जांच कर सकता है। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आया, ये उसमें लिखे हुए हैं, आप देख लेना। सतर्कता आयोग की जो केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें सुनेगा, संगठनों में भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्यों की जानकारी रखेगा। एक और चीज इसमें कि सीबीआई जो सीबीसी है वो और क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। दो बड़ी एजेंसियां हैं, एक ईडी है, काफी नाम चल रहा है आजकल ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय इसे कहा जाता है, और एक सीबीआई, सीबीआई तो है ही खैर। देखना ईडी, तो ईडी के अंदर जो प्रवर्तन निदेशक होता है उसका जो हेड होता है इज कॉल्ड एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स। तो वो जो ईडी होता है, तो ईडी की नियुक्ति जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पर की जाती है उस कमेटी का चेयरमैन ही सीवीसी होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और जो अदर जो कमिश्नर्स होते हैं विजिलेंस कमिश्नर, जो दो और हमने देखे हैं, तो वो उस कमेटी के मेंबर होते हैं। इसका मतलब ईडी की जो नियुक्ति है, ईडी की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, सीवीसी की सलाह पर की जाती है। इवन चीफ विजिलेंस कमिश्नर इसका अध्यक्ष होता है, इस कमेटी का चेयरमैन होता है। एक और चीज मैं बताऊं कि ईडी के अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर या उसके ऊपर के जो ऑफिसेज हैं, तो उन पर जो अपॉइंटमेंट होता है जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पर होता है, उस कमेटी का चेयरमैन भी सीवीसी होता है, और जो अदर मेंबर्स हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। सीबीआई की यदि हम बात करें तो सीबीआई में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, ध्यान रखना जो एसपी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन से, उस डेजिग्नेशन से और उसके ऊपर के जो डेजिग्नेशंस हैं, जो पद हैं, उन पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें भी जो कमेटी बनती है उस कमेटी का चेयरमैन सीवीसी होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है। तो उसकी रिकमेंडेशन लगती है इनके अपॉइंटमेंट में। तो काफी पावरफुल बॉडी है सीवीसी। केवल इतना हम छोड़ के कि काफी सीवीसी के पास प्रॉब्लम यह है कि उसके पास में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है, वो केवल एडवाइजरी कमीशन है और विजिलेंस उसका जो पर्पस है वो मैन है। अब हम कहें कि सीवीसी और सीबीआई में डिफरेंस क्या होता है, ये मुझे लग रहा है आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो फंक्शनिंग है नोट्स में काफी डिटेल में दी गई है, ठीक, तो वो आप देख लीजिएगा। सीवीसी के बारे में एक और मैं बात करूं कि भाई पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, तो ये थे निट्ठूर श्रीनिवास राव, 1964 में ये बने थे निट्ठूर श्रीनिवास राव। और अभी रिसेंट यदि हम बात करें तो अभी जो चेयरमैन है वो प्रवीण श्रीवास्तव, जैसा मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था, ये प्रवीण श्रीवास्तव हैं, 2022 में ये बने थे, अभी भी हैं। और अभी शायद केवल एक विजिलेंस कमिश्नर है, अरविंद कुमार, ठीक। तो दूसरा भी ऑफिस है वो शायद वीकेंड चल रहा है आपका, क्योंकि हमने देखा है कि मैक्सिमम 2 ही विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। बट जो टर्म यूज की गई है दैट इज नॉट मोर देन 2, मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको सीवीसी के अलावा एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं, दैट इज सीबीआई। सीबीआई यदि देखें तो सीबीआई भी संथानम, जो के संथानम कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे बना था 1 अप्रैल 1963 को। और ये थोड़ा सा हम कहें कि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इनिशियली मैंने बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री का जो गृह मंत्रालय था तो उसके एक प्रस्ताव के आधार पर इसे बनाया गया था, और शुरू में ये होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता था, लेकिन बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के अंदर कर दिया गया था। मतलब कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंदर ये काम करता है सीबीआई। सीबीआई की वर्किंग को लेके काफी प्रॉब्लम्स रहा है, अभी भी आप देखो काफी क्रिटिसाइज किया जाता है इसकी वर्किंग को कि नहीं सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में बहुत काम करता है। मैंने अभी बताया था कि 1997 का जो एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की थी सीबीआई की वर्किंग पर, और एक टाइप से ये बोल दिया था कि सीबीआई अपने कामों में फेल रहा है कि वो उस करप्शन को रोक पाया हो, ठीक। सीबीआई को भी एक स्वायत्त बनाने वाली बात उठती रही है, सीबीआई के मिसयूज की भी बातें आती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। आपने काफ़ी स्टेटमेंट सुने होंगे स्पेशली अपोजिशंस के कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों ही मंत्रालयों के अंदर काम करती हैं, जबकि जो सीवीसी है वो किसी मंत्रालय के अंदर काम नहीं करती, सीधी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमने कहा कि ये सीवीसी का यदि हम कहें कि पुराना नाम क्या है, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 1941 में जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वही संस्था आगे जाके जिसे 1946 में जो एक्ट बनाया गया था, और इस एक्ट का नाम क्या था, DSPE एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू 90 जो संस्था बनाई गई थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो वही 1963 में उसे नाम दे दिया गया सीबीआई का। तो सीबीआई काम करने लगी।
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। लेकिन 1997 के इस सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे उसे फॉलो करते हुए जब सीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया तो सीबीआई को के ऊपर सुपरवाइजर के तौर पर बिठा दिया गया सीवीसी को, ठीक है। ये काम चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी सीबीआई की वर्किंग में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 2013 में 2013 में एक केस आया था। ये केस क्या था एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, आप सबको पता होगा, कोलगेट स्कैम। कोलगेट स्कैम क्या था, ये जो कोल ब्लॉक्स का जो एलोकेशन था, जो अलॉटमेंट था, उस समय क्या था कि कोयले की जो खदानें थी तो गवर्नमेंट ने उन्हें अलॉट किया था और उसमें काफी करप्शन हुआ था। आपको पता होगा कि कोलगेट स्कैम काफी चर्चित स्कैम रहा है भारत का। मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस स्कीम में 2013 की बात मैं कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर ट्रायल चल रहा था, हियरिंग चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा। तो राजेंद्र मल लोढ़ा की जो बेंच थी उन्होंने एक बहुत ही हार्श स्टेटमेंट दिया था सीबीआई की वर्किंग को लेकर। उन्होंने क्या कहा था कि सीबीआई लुक लाइक अ केस्ड पैरट, मतलब उसे बोल दिया था कि ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है, ये पिंजरे में बंद तोते की तरह है, हु स्पीक्स ऑफ हिज मास्टर्स वॉइस, जो केवल अपने मालिक की भाषा बोलता है। उन्होंने ये बोला था एक्चुअली कि ये एक पिंजरे में बंद तोता है, सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोता है और ये केवल अपने आका की ही भाषा बोलता है, जो इसे रटा दिया जाता है। तो ये काफी सीबीआई की जो डिग्निटी थी, उस डिग्निटी को क्वेश्चन, उसके ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया था इस स्टेटमेंट ने, और काफी उठापटक हुई सीबीआई को लेकर कि क्यों ना इसे ऑटोनॉमस बनाया जाए बॉडी। 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट में अपना एक कोट दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि अब समय आ गया है जब इस तोते को पिंजरे से कैद करा दिया जाए। आप लोगों को शायद पॉलिटी में ध्यान होगा कि सरोजनी नायडू जो भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, आपको पता है यूपी की गवर्नर बनी थी ये, तो इन्होंने गवर्नर की पोजीशन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नर लुक लाइक अ बर्ड इन अ गोल्डन केज। ध्यान आ रहा है आपको कि राज्यपाल ऐसा लग रहा है कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ये खुद सरोजनी नायडू का स्टेटमेंट था उसकी पोजीशन को लेके, तो एक बिल्कुल मिलता जुलता स्टेटमेंट है। पर अभी यदि सीबीआई की बात करें तो सीबीआई अभी भी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये आपको आज हमने जो पढ़ा है वो सीबीसी के बारे में पढ़ा है, होपफुली आपको इसमें काफी कुछ समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, मैं भूल गया था थोड़ा सा, कि जो सीबीसी है और जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई दूसरा लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। मतलब वो जब रिटायर हो जाते हैं तो नहीं, किसी दूसरे पद को होल्ड करने की इजाजत नहीं है एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हमारा सीबीसी था। इसके बाद में नेक्स्ट हम फिर से कोई नया एक्ट लेकर आएंगे। मेरी कोशिश ये है कि ये जो पीछे के कमीशंस हैं जो जनरली जिन पे फोकस कम किया जाता है, तो मैं उन्हें ज़्यादा बेटर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, एनएचआरसी है या SC/ST कमीशन है, इनके बारे में तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं और हमारे क्लास प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक। चलिए थोड़ा सा मैं सीबीसी और सीबीआई का डिफरेंस भी आपको बता दूं तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। देखना, एक सीबीसी है ये और ये सीबीआई है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यदि हम देखें तो सबसे पहले सीबीसी जो है ये एक एडवाइजरी एजेंसी है, ध्यान रखना। ये केवल एडवाइस देती है, मतलब इसको कोई ऐसी पावर नहीं है कि किसी गवर्नमेंटल ऑफिसर के अगेंस्ट में करप्शन को लेकर कोई एफआईआर फाइल कर दे। या हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है तो उसके खिलाफ में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। मतलब इसका जो स्टेटस है वो केवल एडवाइजरी है, मतलब ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली संस्था नहीं है सीबीसी, ऑल्दो इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि यदि हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ध्यान रखना। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करती है मैटर्स को, ये एफआईआर फाइल कर सकती है, जांच शुरू कर सकती है। तो ये पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि एक एडवाइजरी कमीशन है और ये एडवाइजरी एजेंसी है और ये एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सेकंड की सीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो मैंने अभी बताया था कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और 2003 का जो सीबीसी एक्ट है वो उसे इस टाइप का स्टेटस देता है, ठीक। लेकिन जो सीबीआई है, सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है और ये इसकी जो पावर है वो एक्चुअली जो मैं बता रहा था अभी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस
एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो इसे जो भी पावर मिली हुई है, जो अथॉरिटी मिली हुई है, वो इसके थ्रू मिली हुई है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर। अभी आपको शायद पता होगा कि जो 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक प्रपोजल इस एक्ट को एमिट किया है और इस एक्ट को कर दिया है दिल्ली स्पेशल पुलिस अमेंडमेंट एनफोर्समेंट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021। और इसमें जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं जिनका टेन्योर 2 इयर्स होता था, ध्यान रखना 2 साल का टेन्योर होता था सीबीआई डायरेक्टर का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ने 2021 में इस एक्ट को चेंज करके, इसमें अमेंडमेंट करके वो जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड करने की पावर ले ली है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर हो गई है कि वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है उनके 2 इयर्स के टेन्योर को, लेकिन ऐसा वो कर सकती है अप टू 5 इयर्स तक। मतलब वो 3 बार ऐसा कर सकती है। मतलब अब जो सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर होगा वो 5 इयर्स तक का मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 5 ईयर का नहीं, मैक्सिमम 5 ईयर। मतलब एक बार में आप यदि एक्सटेंड करेंगे तो 1 ईयर के लिए करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स ये कर सकते हैं। मतलब सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर एक बार में 5 ईयर से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भी चेंज कर दिया है। तो ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है सीबीआई। एक और चीज की जो सीबीआई है, तो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करती है, ध्यान रखना, वो इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल मैटर्स में भी करती है। देखा होगा आपने कि जो स्पेशल क्रिमिनल मैटर्स या स्पेशल ऑफेंसेस होते हैं, लाइक टेररिज्म है कहीं पर, और भी किडनैपिंग वगैरह है, मर्डर है, कोई हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है, देखा होगा कोई केस है ऐसा, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है। वो जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे ये फ्रॉड करना या पैसे का लेन देन वगैरह, उनमें भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जा सकती है करप्शन के मैटर्स में। या हम कह रहे हैं कि सीबीआई जो पॉलिटिकल करप्शन है या जो बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है उसमें भी जांच कर सकती है। जबकि जो सीबीसी है, सीबीसी को केवल कुछ स्पेसिफिक जांच का ही राइट दिया गया है। जैसे हमने कहा कि वो जो करप्शन रिगार्डिंग मैटर्स है, 1988 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो उसके अंदर ये जो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट, उनके अगेंस्ट में ही अपनी सिफारिश कर सकती है। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है कि सीबीसी किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करती है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। जबकि जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के अंदर काम करती है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। ठीक, तो होपफुली कि आपको ये लेक्चर भी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, कुछ आपके नॉलेज में वृद्धि करेगा। आई होप सो। ठीक, ओके।